अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू आर एस कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में एक्स कोई क्यू आर पे पॉइंट है और वाई आर एस पे पॉइंट है, और ये पॉइंट इस तरीके से दिया हुआ है कि क्यू एक्स इज टू एक्स आर 4:1 आता है एंड आर वाई इज टू वाई एस ये भी 4:1 आता है ना। ये 4:1 और ये भी 4:1, ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डाटा। और अब फाइंड क्या करना है कि सपोज करो कि x और y को मिलाया और p और r को मिलाया, तो ये दोनों कट किया z पे, तो हमें क्या फाइंड करना है, pz टू zr कितना आएगा इसका वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर वेक्टर से सॉल्व करना है तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, किसी अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सारे पॉइंट्स का तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग किसी को एक ओरिजिन मान करके चल सकते हैं। ऐसा करते हैं कि सपोज करो कि हम P को ओरिजिन मान लेते हैं ना, कि लेट P इज ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर नहीं बताना है, यहाँ पे हमें रेशियो बताना है। तो कहने का मतलब है कि आप इस पैरेललोग्राम को ऐसे रखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर यहीं पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, रेशियो तो सेम ही आना है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि P क्या है, ओरिजिन है। हम P को ओरिजिन ले लेते हैं और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना ले लेते हैं, सपोज करो कि हम इसको ले लेते हैं Q एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ यानी कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ R ले लेते हैं, सपोज करो कि R एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ S ले लेते हैं, सपोज करो कि स्मॉल s, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ P हम लोग ले लेते हैं 0 क्योंकि ओरिजिन है। तो अगर P Q वेक्टर पूछा गया तो हम लोग कितना लिखेंगे, इसको 0 ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं एंड इसको R ले लेते हैं एंड इसको S ले लेते हैं, ठीक। अब इतना होने के बाद अगर वेक्टर P Q कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी कि Q माइनस 0, P Q बराबर कितना आ जाएगा, Q वेक्टर ही आ जाएगा एंड P R बराबर R वेक्टर आ जाएगा। हो गया इतना काम। अब इतना होने के बाद सपोज करो कि मान लो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये λ/1 है ना, कि लेट pz/zr या फिर rz, हम लोग इसका रेशियो λ/1 ले लेते हैं अपने मन से। सपोज करो ये λ/1 है, ठीक। और क्या करते हैं इसमें कि इसको λ/1 ले लिया और मान लो कि इसको हम लोग μ/1 ले लेते हैं। सपोज दैट कि मान लिया कि ये xz/zy कितना आ गया, ये μ/1 है, हाँ अपने मन से। अब जरा देखो हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ x निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ x कितना आएगा, ये 4:1 है ना, तो 4:1 है तो 4r यानी कितना आ जाएगा, 4r प्लस 1q अपॉन कितना 4 + 1 यानी दिस इज इक्वल टू 4r प्लस q बाई 5। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ x एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ y कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ से, y का पोजीशन वेक्टर इधर 4 है ना, 4 into s ओके प्लस 1 into r। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अपना रेशियो जो निकालते थे ना, उसी मेथड से ये निकाल रहे हैं। दिस इज 4 + 1 यानी दिस इज 4s प्लस r अपॉन कितना 5, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ y। अब हमने क्या किया है, इसको μ/1 लिया है ना, तो μ/1 के हिसाब से यानी कि यूजिंग एक्स वाई, हम लोग एक्स वाई को लेकर के यहाँ पे हमने xz इज टू zy कितना मान लिया है, ये μ/y मान लिया है। तो हम लोग देयरफॉर यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ z निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ z कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ y, ये ना, यानी कि म्यू इंटू व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ y, ये है म्यू इंटू 4s प्लस r अपॉन 5 ओके प्लस 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ x
1 into व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, ये 4r प्लस क्यू अपॉन कितना 5 अपॉन म्यू प्लस 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना आता है 5 तो दोनों में है ना, ये 5 नीचे आ जाएगा। दिस इज म्यू 4s प्लस r प्लस 4r प्लस क्यू अपॉन 5 म्यू प्लस 1, ठीक, इतना आ गया। यहां से अगर हम लोग r को और s को एक साथ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 म्यू s प्लस इधर से म्यू r और इधर से 4r, तो 4 प्लस म्यू r बचेगा, है ना। देखिए यहाँ से म्यू r और यहाँ से 4r, 4 प्लस म्यू r और इधर से प्लस q अपॉन कितना 5 म्यू प्लस 1। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ z, एक्स वाई के हिसाब से हमने ये पोजीशन वेक्टर ऑफ z फाइंड किया। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग पी आर के हिसाब से पोजीशन वेक्टर ऑफ z निकालते हैं, यानी कि यूजिंग पी आर, है ना। तो यहाँ से जरा देखिए आर जेड अपॉन जेड पी हमने कितना लिया है, लैम्डा इज टू 1 लिया है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ z, यानी कि इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर ऑफ z कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 0 है। देखिए इसीलिए हमने इसको लैम्डा इधर लिया था, इधर 1 लिया था, क्यों, क्योंकि लैम्डा इंटू 0 आ जाएगा तो ऊपर एक लैम्डा का कम इक्वेशन बनेगा, तो आगे इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी होगा, इस वजह से लैम्डा इंटू 0 1 इंटू आर, नहीं ना, अपॉन लैम्डा प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल टू आर अपॉन कितना लैम्डा प्लस 1। दिस इज द पोजीशन फैक्टर ऑफ z। अब यहाँ पे हमने z का पोजीशन फैक्टर एक बार एक्स वाई के हिसाब से और एक बार पी आर के हिसाब से निकाल लिया। तो जरा देखिए ये भी पोजीशन फैक्टर ऑफ z है, ये भी पोजीशन फैक्टर ऑफ z, एक ही पॉइंट का बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम चीज ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग आगे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखिए ये दोनों क्या है, सेम चीज है। तो कैसे लिखेंगे, 4 म्यू एस प्लस 4 प्लस म्यू आर प्लस क्यू अपॉन 5 म्यू प्लस 1 इक्वल्स टू, ये दिस इज इक्वल्स टू आर लैम्डा प्लस 1, है ना। ऐसा करते हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 4 म्यू एस प्लस 4 प्लस म्यू आर प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 आर, यानी कि अब सबको एक साथ रखते हैं। अब जब सबको एक साथ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको एक साथ रखा जाए तो पी क्यू आर, ओके, यहाँ से सॉल्व किया जाए, जगह थोड़ा कम पड़, तो इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग एस हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है, यानी कि एस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एस वेक्टर कौन सा है, ये पी एस वेक्टर है ना, और ये क्यू वेक्टर कौन सा है, पी क्यू वेक्टर, और ये आर वेक्टर कितना लिख सकते हैं हम लोग, पी आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन और आता है, यहाँ से अपने पास एक रिलेशन और है, कौन सा रिलेशन है, यहाँ से हम लोग आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा पी आर, और ये जो पी क्यू वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू वेक्टर बोलेंगे, है ना, पी क्यू को क्यू वेक्टर बोला जा सकता है। और क्यू आर वेक्टर को हम लोग कितना बोल सकते हैं, क्यू आर वेक्टर को हम लोग ऐसे पी एस वेक्टर भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल है ना, ये पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। तो उस हिसाब से हम लोग इस क्यू आर को
पी एस भी बोल सकते हो, और पी एस वेक्टर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी कि दिस इज प्लस एस, ये कितना हो जाएगा, ये आर हो गया ऐसा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया है कि अब इस आर को हम क्यू और एक्स के टर्म में लिखेंगे। जरा गौर कीजिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस आर को, ये जो आर आया क्यू प्लस एस, हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, क्यू प्लस एस के टर्म में लिख देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा ओनली क्यू एंड एक्स के टर्म में, है ना। तो सपोज करो कि मान लो कि कुछ ऐसा बनता है, सपोज दैट ए क्यू प्लस बी एस इज इक्वल टू 0। सपोज करो कि कुछ इस टाइप में आ गया, जब हम लोग आर को ऐसा पुट कर देंगे तो इस फॉर्म में आ गया, सपोज दैट, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब जरा देखिए, ये आर वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर और ये एस वेक्टर कैसा है, नॉन कोलिनियर है। तो जब नॉन कोलिनियर है तो इन दोनों वेक्टर में कोई ऐसा लीनियर डिपेंडेंसी होगा नहीं। तो जब लीनियर डिपेंडेंसी नहीं होगा, तो अगर दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर है और दोनों में लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब ए भी 0 होना चाहिए और ए भी 0 होना चाहिए और बी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जब ए को भी 0 कराएंगे, बी को भी 0 कराएंगे, तो होगा क्या कि ये ए जो है लैम्डा और म्यू का रिलेशन रहेगा, और ये बी है उसमें भी लैम्डा और म्यू का रिलेशन रहेगा। और इन दोनों को जब हम लोग एक साथ 0 कराएंगे तो क्या होगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। और अब जैसे ही लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल गया, हम लोग इसका रेशियो बता सकते हैं, है कि नहीं। इसका भी रेशियो बताया जा सकता है और इसका भी रेशियो बताया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही ऐसे ही सॉल्व किया जाता है कि क्या करते हैं कि हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं सबका, और फिर रेशियो मेथड से, जैसे कितने के रेशियो में बाइसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से वो पॉइंट फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया, बोल रहा है कि पी क्यू आर एस है, क्यू आर और आर एस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पे एक्स पॉइंट है, इस पे वाई पॉइंट है, ये 4:1, ये भी 4:1। तो इन दोनों को मिला दिया, तो बोलता है कि इसका रेशियो कितना आएगा। तो अपना आंसर जो आना चाहिए, पी जेड इज टू जेड आर कितना आना चाहिए, 1:λ आना चाहिए, है ना। हमने इसको लैम्डा मान लिया। अब पी को ओरिजिन मान करके इसका हमने वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब पोजीशन वेक्टर लेने के बाद हमने एक्स का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, वाई का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। हमने इसका रेशियो ले लिया μ:1, तो μ:1 के हिसाब से हमने जेड का पोजीशन वेक्टर निकाला, और λ:1 लेकर के हमने जेड का पोजीशन वेक्टर निकाला। तो दोनों पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अब दोनों पोजीशन वेक्टर सेम है, तो दोनों को इक्वेट करा है, तो ये एक रिलेशन आया, है ना। अब जरा गौर करो कि ये जो रिलेशन आया अपने पास, इसमें पी आर भी है, क्यू भी है, एच भी है, तीनों वेक्टर है। अब एक बात जरा ध्यान दो कि ये पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर कितना होना चाहिए, पी आर के बराबर होना चाहिए, है ना। पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के बराबर होना चाहिए पैरेललोग्राम के हिसाब से। और अब हम लोग जानते हैं कि ये वाला वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा, तो क्यू आर वेक्टर को हम लोग पी एस वेक्टर भी लिख सकते हैं, और पी एस वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी एस माइनस 0 एस ही बचेगा। और पी क्यू वेक्टर कितना लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, है ना। तो यहाँ से क्यू वेक्टर ही बचेगा और ये पी आर भी आर आ जाएगा। अब यहाँ से ये आर हम लोग लेकर के इसमें पुट करेंगे। अब जैसे इस आर को हम लोग इसमें पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा वेक्टर एस और वेक्टर क्यू के टर्म में रहेगा। यानी कि सपोज करो कि कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो हमें क्या पता है, फिगर देख करके तो समझ में आ रहा है ना कि वेक्टर क्यू और वेक्टर एस जो है ये नॉन कोलिनियर है, यानी कि इनके बीच में लीनियर इंडिपेंडेंसी होगा, लीनियर डिपेंडेंट हो नहीं सकता है। तो जब ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है और इस फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए भी 0 होना चाहिए और बी भी 0 होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि अगर सपोज करो कि लीनियर रिलेशन नहीं है, अगर हमारे पास वेक्टर्स के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है, सपोज करो कि दो वेक्टर है, लीनियर रिलेशन नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे तो ये दोनों 0 होगा। 3 होगा तो तीनों इंडिविजुअली सबका सब 0 होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग इसको ए और बी को 0 कराएंगे, ए भी कोई लैम्डा और म्यू का फंक्शन रहेगा, बी भी लैम्डा और म्यू का फंक्शन रहेगा। जब उसको 0 कराएंगे तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, और उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग फिर फर्दर इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको इसके आगे का आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर उसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अभी क्वेश्चन है कि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है। अभी कैसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है नहीं पता, बस ओनली क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे जूम करके नहीं चलेंगे कि पैरेललोग्राम है या फिर स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें E जो है AC का मिड पॉइंट है,
एंड एफ बी डी का मिड पॉइंट है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, इसका मिड पॉइंट है। और हमें प्रूफ करना है फिर क्या, वेक्टर ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू 4EF, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4EF के बराबर हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे अपना कि किसी एक को ओरिजिन ले लेते हैं, बाकी सबका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए इज क्या, ओरिजिन। सपोज करो ए को ओरिजिन ले लिया है ना, और लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज बी एंड लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज, मान लो कि डी, ऐसा ले लेते हैं स्मॉल में सब। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर मान लिया है, अब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कि इन दोनों का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना, 0, और सी का पोजीशन वेक्टर कितना है, सी है, डिवाइड बाय 2, यानी दिस इज इक्वल टू C/2। उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ कितना आ जाएगा, ये भी मिड पॉइंट है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 2, यानी कि दैट इज D प्लस D/2, ये हो जाएगा एफ का पोजीशन वेक्टर। चलेगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी। वेक्टर ए बी क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, स्मॉल बी माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस 0, है ना, प्लस ये हो जाएगा d माइनस 0, प्लस ये कितना हो जाएगा, b माइनस सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस 1, और ये d माइनस सी कितना जाता है इसको सॉल्व करने पे, b प्लस d प्लस b माइनस सी प्लस d माइनस सी, यही ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू b प्लस बी एंड d प्लस डी सी, यानी कि इधर से ये 2 आ गया ना, 2b है ना, 2b, एक बार b एक बार b, एक बार d दो बार d, माइनस कितना c, ऐसा आ गया। ठीक है, 2b प्लस d इतना आता है। अब ऐसा करते हैं, मान लो ये फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, 4EF निकाल लेते हैं, 4EF, यानी कि 4 इंटू EF बराबर कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ F, कहाँ दिया हुआ है, ये देखो, ये B प्लस D/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E, यानी कि माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E, व्हाट इज E, C/2, कितना आ गया ये, 4B प्लस D माइनस C/2, यानी दिस इज इक्वल टू 2B प्लस D माइनस C, है ना, ये सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है, प्रूफ हो गया कि इसमें ऐसा प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे पोजीशन वेक्टर को लेकर के हमने इसको प्रूफ कर दिया है। देखिए इसमें एक अगर 3 वेक्टर को प्लानर है तो उनका जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, जैसे कि सपोज दैट तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा A क्रॉस B, ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, ये देता है AB sin थीटा इंटू अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू A एंड B। यानी कि अगर हम लोग किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराए A क्रॉस B, है ना, तो वो कैसा वेक्टर आएगा, तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये जो वेक्टर आएगा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड क्या बी, ऐसे निकालते थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे ए डॉट बी निकालते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी देता है ना, और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ए डॉट बी कितना आता है 0,
यानी कि अगर दो वेक्टर तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो चलेगा। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग ऐसे तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो क्या होगा। तो अभी जरा देखिए कि अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो मान लिया कि हमने एक वेक्टर ले लिया ये ए, ये वेक्टर बी और सपोज करो ये वेक्टर सी है ना। सपोज करो कैसे अपने पास अगर ये कोप्लानर है, सपोज करो ये कोप्लानर है, कोप्लानर है तो क्या होगा। सपोज करो कि हम ऐसे निकालते हैं ए क्रॉस बी। अब अगर हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया तो वो वेक्टर कैसा आ गया, वो वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया है ना। और अगर सपोज करो कि हम इसका नया नाम दे देते हैं, सपोज करो कि इसका हम नया नाम दे देते हैं, मान लो कि वेक्टर ए क्रॉस बी का सपोज करो कि हम इसका वेक्टर का नाम दे दिए डी, ए क्रॉस बी डी दे दिए। अब ये जो डी आया वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया ना, तो जब इस डी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ से डी डॉट सी कराएंगे तो कितना हो जाएगा, डी सी कॉस 90 डिग्री ना, ये कितना हो जाएगा 0, कितना 0, क्योंकि अगर ये कोप्लानर है तो किसी दो का क्रॉस, मान लो कि ये कोप्लानर है तो दो का क्रॉस क्या होगा, दोनों का क्रॉस एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया तो दूसरे के साथ आप डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90 क्या हो जाएगा 0। जैसे तीन वेक्टर है तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है कि नहीं, तो अगर वेक्टर ए बी सी कोप्लानर है तो इस वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लानर, देन कैसा लिखेंगे हम लोग, किसी एक का डॉट करा दो किसी दो से तो कितना रहेगा 0। मान लो बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी कराएंगे तो क्या होगा, एक वेक्टर आ जाएगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ आप डॉट कराओगे तो 90 लगे कितना हो जाएगा 0 है ना। तो ये 0 होता है। तो अभी आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि अगर सपोज करो कि हमारे पास ए है, मान लो इस तरीके से A1I B1J C1K, और मान लो बी है A2I B2J C2K, और वेक्टर सी है A3I B3J C3K। सपोज करो कि ये तीन वेक्टर है, तो ये तीन वेक्टर है तो हम लोग इसको A डॉट B क्रॉस C कैसा दिखाएंगे, कंपोनेंट से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरीके से दिखाते हैं अगर ये तीनों वेक्टर है तो, है ना। तो अगर ये कोप्लानर है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो इस तरीके से उनका कंपोनेंट्स लेकर के जो हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, ऐसे आप लोगों में से एक दो स्टूडेंट का डाउट था ये कि जब वेक्टर कोप्लानर होता है तो ये 0 क्यों होता है, तो इस तरीके से 0 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया वेक्टर में, आप इसको भी रिवाइज करके इसको ध्यान में रखो। अभी क्वेश्चन है कि ए बी सी कोई नॉन कोप्लानर है और नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है यहाँ पे, ओके। ए बी सी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट 4 पॉइंट, ये पॉइंट्स है यानी पॉइंट से मतलब पोजीशन वेक्टर है, आर कोप्लानर, ये तीनों कोप्लानर है। तो ऐसा करते देखिए ये 4 पॉइंट दिया हुआ है ना, यानी कि ऐसे 4 पॉइंट दिया हुआ है। ये सपोज करो कि ये कोई, मान लो हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम पॉइंट है तो हम ओ ए लिख देते हैं, पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ओ ए, कितना 2a + 3b - 3, एंड ओ बी ले लेते हैं इसको a - 2b + 3c को, एंड ओ सी ले लेते हैं 3a + 4b - 2c को, एंड ओ डी ले लेते हैं a - 6b + 6c को, चलेगा। अब यहाँ पे एक बार जरा ध्यान दीजिए कि ये हमने 4 पोजीशन वेक्टर ले लिए। अब यहाँ से हम लोग 3 वेक्टर निकाल लेते हैं, एक ले लेते हैं ए बी और एक ले लेते हैं ए सी और एक ले लेते हैं ए डी, यानी कि तीनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम रखते हैं, है ना। टर्मिनल पॉइंट तीनों का सेम रखते हैं। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, वेक्टर बी - ए, वेक्टर बी - ए करेंगे तो कितना आ जाएगा जिसमें से, यानी कि ये -a - 2b - 3b - 5b 3c प्लस कितना आ जाएगा, ये 4c, कितना आ गया। वेक्टर ए सी कितना आ जाएगा, सी में से ए को माइनस करेंगे तो ये बचेगा ए, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा बी,
है ना, -2 में से ये कितना बचेगा, ये -3 आ जाएगा। और वेक्टर AD कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -A -6 -3 -9B, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना ये, यानी कि दैट इज +7C। ऐसा आ गया अपने पास, ये AB AC और AD ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो ये तीनों आ गया हमारे पास, AB AC और AD, ये A 5B 4C। क्या कहता है कि इसमें से ABC क्या है, नॉन कोप्लानर है। ABC पहले से दिया हुआ है क्या, नॉन कोप्लानर, और हमने AB AC और AD निकाल लिया है, ठीक। अभी जैसे कि देखो मैंने क्या बोला था कि तुम लोगों को कि सपोज करो कि मान लो कि ABC की जगह पे IJK रहता, ABC की जगह पे मान लो IJK रहता, यानी एक I कैप और एक J कैप और एक K कैप। सपोज करो ये तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर है ना, तीनों नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। और ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, और अगर हम लोग को बोला गया कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो हमने क्या पढ़ा कि ऐसे डिटर्मिनेंट लिख देंगे कंपोनेंट्स, और अगर उसका वैल्यू 0 हो गया है कि ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, उसके कंपोनेंट्स को लेकर के डिटर्मिनेंट लिखे बनाएंगे, और अगर उसका वैल्यू 0 हो गया तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो वही फॉर्मूला इसमें भी होता है कि अगर जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास 3 वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर है, ठीक, पहले से दिया हुआ है, और बाकी हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वेक्टर लिख दिया ऐसे इन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म में। किसके टर्म में, इन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म में, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के जैसा लिख रहे हैं, जैसे कि I कैप J कैप K कैप, ये तीनों वेक्टर क्या है, सपोज करो ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, I कैप J कैप K कैप, है कि नहीं, अलग अलग प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। और अब I कैप J कैप K कैप के टर्म में अगर हमारे पास 3 वेक्टर है और बताना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो हम लोग क्या करते थे, कंपोनेंट्स को लेकर के डिटर्मिनेंट बनाते थे, और उसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो कोप्लेनर हो जाता था। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह भी इसमें ये प्रोसेस होता है कि अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर है और हमारे पास ऐसे 3 वेक्टर आ गए कोटर्मिनल वेक्टर इन तीनों नॉन कोप्लेनर के टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को लेकर के, है ना, A B C, इसके कोएफिशिएंट्स को लेकर के हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, यानी कि -1 -5 4, और इधर से 1 1 -1, और ये कितना आ जाएगा, -1 -9 7। जरा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना आ जाएगा, ये -1 7 -9, यही ना, प्लस माइनस प्लस 1 लिया तो ऐसा, उसके बाद -5 कितना, 5, कितना आ जाएगा, 7 माइनस प्लस, फिर -1, ओके। उसके बाद +4 कितना आता है, ये -9 + 1, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये आ जाएगा -2 और ये -2, ठीक, ये आ जाएगा कितना 6 पंचे 30, इधर से बचेगा 8 8 चौक 32 माइनस में, यानी ये कितना हो गया 0, यानी 0 हो गया, इसका मतलब डेथ और क्या हो गया, ये AB AC और AD क्या हो जाएगा, ये कोप्लानर हो जाएगा। हो गया अपना काम, है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था कि अगर ये कोप्लानर है तो हम लोग एक वेक्टर को क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर के टर्म में ऐसा लिनियर रिलेशन में लिख सकते हैं। और सपोज करो कि हम ऐसा लिख देते, मान लो AB = λAC + μAD, सपोज करो हमने ऐसा लिख दिया। अब ना लैम्डा और म्यू दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, ABC के टर्म में जो रिलेशन आएगा वहां से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। तो अगर वो सब 0 नहीं आया तो भी हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। इसको करके दिखाते हैं मैं आप लोगों को, देखिए जरा। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कैसा है, डिटर्मिनेंट मेथड। मान लो कि ये कोप्लानर है, ठीक है, यानी कि लेट AB AC एंड AD आर कोप्लानर। सपोज करो ये कोप्लानर है, तो इसमें एक हम लोग लीनियर रिलेशन बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट AB = λAC + μAD for some constant लैम्डा एंड म्यू। अगर लैम्डा और म्यू का कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब कि हाँ भाई ये कोप्लानर होगा।
लीनियर रिलेशन आ गया तो इसका मतलब कोप्लानर, क्योंकि 3 कोप्लानर में लीनियर रिलेशन आता है। तो सपोज करो कि लैम्डा और म्यू कोई ऐसा है। अब अगर हम लोग लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं तो ए बी कितना है, -a -5b + 4c, दिस इज इक्वल टू लैम्डा कितना ac, ये a + b - c है ना, प्लस म्यू इंटू म्यू -a -9b + 7c, ठीक। कितना आ जाएगा ये, -a -5b + 4c। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे a वाला सब एक साथ रख देते हैं, तो इधर से लैम्डा इधर से म्यू है ना, सबको एक साथ रखेंगे, इसको उधर लेके जाओ। तो लैम्डा माइनस म्यू + 1a, इसको भी उधर लेके गए हैं, प्लस इधर से लैम्डा -9 म्यू है ना, और इधर से जाएगा तो +5b, ओके। फिर इधर से माइनस लैम्डा इधर से +7 म्यू, और ये उधर जाएगा तो -4c = 0, ऐसा आ गया है ना। अब क्या कहता है कि ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर है। अब ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर है और ये एक ऐसा लीनियर रिलेशन बन रहा है जिसमें ए में बी में सी में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये तीनों इंडिविजुअली 0 होना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब लैम्डा माइनस म्यू + 1 0 होना चाहिए, और लैम्डा -9 म्यू + 5 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और माइनस लैम्डा + 3 म्यू - 4 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इधर देखो लैम्डा माइनस म्यू = -1, और इधर से लैम्डा -9 म्यू = कितना, -5। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, है ना। ये तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 8 म्यू, इधर से कितना बचेगा 4, तो म्यू बराबर कितना 4/8 यानी कि 1/2। तो देयरफॉर लैम्डा = कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा = कितना आ जाएगा, -1 + म्यू -1 + 1/2 कितना आ जाएगा, -1/2 आया, है ना। म्यू कितना, लैम्डा = 1/2, लैम्डा = -1/2, ये आ गया वैल्यू। अब जरा देखिए ये लैम्डा भी आ रहा है, ये म्यू आ गया, ये लैम्डा और म्यू इसको सेटिस्फाई करता है क्या, पुट करके देख लेते हैं। लैम्डा = कितना, -1/2, यानी -1/2 + 7, म्यू कितना 1/2 - 4, यानी दिस इज 1/2 + 7/2 - 4, यानी कि दिस इज 4 - 4, यानी दिस इज 0। देखिए ये म्यू और लैम्डा का वैल्यू आया, इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब कि सही में कोई ना कोई लैम्डा और म्यू का वैल्यू है जो इस रिलेशन को होल्ड करेगा, और जब ये रिलेशन होल्ड किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन तीनों में लीनियर डिपेंडेंसी है, और जब 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर में लीनियर डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर क्या होगा, कोप्लानर होगा। तो यहाँ से भी प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेप बड़ा ले लेता है, वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है वो छोटा है, तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं।